नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, ओम शांति, शलोम। मैं हूँ रिया और आप सुन रहे हैं हेल्थ सोच, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, मानसिक शांति और एक बेहतर लाइफस्टाइल की। यहाँ आपको मिलेंगे साइंस प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का सही ब्लेंड, आसान टिप्स और गहरी बातें जो आपकी हेल्थ को बना सकती है स्ट्रॉन्ग। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत गहरे तक जुड़ गया है। सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, ट्विटर, मतलब हर जगह हमारी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ती ही जा रही है। सही कहा। और हमारे पास ना कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी मुद्दे को काफी गहराई से देखते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो हम घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इसका हमारे दिमाग पर, हमारी सेहत पर, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। और एक बड़ा सवाल जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये है कि क्या वाकई सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना, मतलब एक तरह का, क्या कहते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, डिटॉक्स, क्या वो आज की जरूरत बन गया है? तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं एक आंकड़े से। ये इन स्रोतों में दिया गया है कि भारत में औसतन एक व्यक्ति दिन के करीब, आप मानिए, 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। 4 से 5 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अगर हम युवाओं की बात करें तो शायद ये आंकड़ा और भी ऊपर हो। सोचने वाली बात है, दिन का इतना बड़ा हिस्सा। बिल्कुल। ये जो स्क्रॉल कल्चर है ये काम कैसे करता है? मतलब हमें लगातार कुछ नया दिखता है, कुछ मजेदार, कभी कुछ चौंकाने वाला। हाँ, वो फीड कभी खत्म ही नहीं होती है ना? और इससे हमारे दिमाग को ना एकदम से एक खुशी मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डोपामीन हिट कहते हैं। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात। बिल्कुल। लेकिन स्रोत चेतावनी देते हैं कि यही जो तुरंत मिलने वाली खुशी है ना, ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। और फिर शायद लत भी। हाँ, और फिर लत। हम अनजाने में ही घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि ये कर क्यों रहे हैं, क्या मिल रहा है इससे। हाँ, और एक बात जो इन स्रोतों ने खास तौर पर कही गई है वो ये है कि इसके नतीजे सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफी गंभीर असर हो सकता है। जैसे चिंता बढ़ना, एंग्जाइटी, और ये कोई खास वजह से नहीं, बस एक आलमाने बेचैनी सी महसूस होना। अच्छा। इसके अलावा अवसाद, मतलब डिप्रेशन के लक्षण दिखना, नींद आने में दिक्कत होना, या फिर नींद की क्वालिटी खराब होना, मतलब आप सो तो रहे हैं पर सुबह उठ के फ्रेश महसूस नहीं कर रहे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। और एक और चीज, किसी काम पर ध्यान लगाने की क्षमता कम होना, फोकस नहीं बन पाना। ये सब संकेत हैं कि भाई हमारा मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। इन स्रोतों में एक और बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है, वो है तुलना सिंड्रोम, कंपैरिजन सिंड्रोम। अच्छा, ये क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पर अक्सर लोग क्या दिखाते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल, है ना? हाँ, वो परफेक्ट वाली तस्वीरें और वीडियोस। बिल्कुल। शानदार छुट्टियां, नई गाड़ी, परफेक्ट रिश्ता, करियर में सफलता। और जब हम लगातार ये सब देखते हैं तो अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। लगता है कि अरे मेरी लाइफ तो बोरिंग है। सही कहा। मन में आता है कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, या मेरे पास वो सब क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। ये तुलना वाली बात, ये वाकई बहुत आम हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा है, बस हम ही पीछे रह गए। बिल्कुल। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसका जिक्र ये स्रोत करते हैं। एक तरफ तो सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ा है, जानकारी मिलती है, लोगों से जुड़ते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ इसी जुड़ाव की वजह से जो लगातार तुलना होती है ना, वो हमारी मानसिक शांति छीन सकती है, हमारा संतोष कम कर सकती है। हम ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने की बजाय कई बार ज्यादा अकेला या कमतर महसूस करने लगते हैं। इसी से जुड़ाना एक उदाहरण भी दिया है इन स्रोतों में। एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट है, रोहन। अच्छा। उसकी कहानी बताइए कि कैसे उसकी सुबह की शुरुआत ही फोन चेक करने से होती थी। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, दोस्तों के स्टेटस देखना, मीम्स देखना, और इस सब में उसके 2-3 घंटे कब निकल जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। 2-3 घंटे सुबह सुबह ही? हाँ, और जाहिर है इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा था। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे हर समय एक बेचैनी सी रहती थी, वो जिसे आजकल कहते हैं ना, फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वही,
कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, दोस्त ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, ये सब सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। ये बहुत रिलेटेबल लग रहा है ना? फिर कहानी में आता है कि रोहन ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ 1 हफ्ता, सारे सोशल मीडिया ऐप से एकदम दूर रहेगा। अच्छा, एक तरह का डिटॉक्स। हाँ, सेल्फ इम्पोज डिटॉक्स। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 1 हफ्ते में कुछ फर्क पड़ता है? स्रोत बताते हैं कि रोहन के केस में तो काफी जल्दी फर्क नजर आया। सिर्फ 1 हफ्ते के इस ब्रेक के बाद रोहन ने खुद महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत है, ज्यादा क्लियर है। अच्छा। उसे रात को नींद बेहतर आने लगी थी और सबसे जरूरी बात, वो अपनी पढ़ाई या दूसरे कामों पर पहले से ज्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा था। वाह। उसे ये भी लगा कि वो असल दुनिया में, मतलब अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा मौजूद महसूस कर रहा था, पहले से ज्यादा कनेक्टेड। ये कहानी सुनकर लगता है कि शायद बहुत से लोग, खासकर युवा, इससे जुड़ पाएंगे। हाँ, मुमकिन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रोहन का अनुभव अकेला नहीं है और स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामीन। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। डोपामीन, ये तो खुशी वाला केमिकल है ना? हाँ, ये हमें खुशी, रिवॉर्ड या मोटिवेशन का एहसास कराता है। सोशल मीडिया से जो छोटे छोटे लगातार रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे लाइक्स, कमेंट्स, नया कंटेंट, वो इस सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। अच्छा, मतलब जरूरत से ज्यादा डोपामीन। हाँ, एक तरह से। स्रोत इसकी तुलना करते हैं जंक फूड या नशे की लत से। ओह। जैसे लगातार मीठा या तला भुना खाने से शरीर को उसी की आदत पड़ जाती है और नॉर्मल खाने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हाँ। या जैसे नशे की लत में दिमाग को और ज्यादा डोज चाहिए होता है, वैसे ही सोशल मीडिया की लत में भी दिमाग को लगातार नई उत्तेजना चाहिए होती है। हाँ। और इसका नतीजा ये होता है कि जिंदगी की जो सामान्य छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उनसे मिलने वाला संतोष कम होने लगता है। और वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी के खतरे की बात थी, उसका क्या कनेक्शन है? स्रोत कुछ बताते हैं इस पे? हाँ, स्रोत कुछ स्टडीज का जिक्र करते हैं जो इस लिंक की तरफ इशारा करती हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो टीनेजर्स दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी होने का खतरा उन टीनेजर्स से 60% तक ज्यादा होता है जो कम इस्तेमाल करते हैं। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। देर रात तक स्क्रीन देखने से हमारी नींद का जो नेचुरल साइकिल है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो बिगड़ जाता है। स्रोत बताते हैं कि नींद की कमी या खराब क्वालिटी हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को सीधे तौर पर अफेक्ट करती है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ सकता है, जिसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस में कमी आना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो ये तो साफ है कि प्रॉब्लम तो है और इसके असर भी काफी गहरे हैं, मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ तक। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दें या कोई बीच का रास्ता है? स्रोत क्या सुझाव देते हैं? देखिए, पूरी तरह छोड़ देना शायद आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए ना तो प्रैक्टिकल है, ना ही जरूरी। हाँ, वो तो मुश्किल है। स्रोत भी बैलेंस बनाने पर जोर देते हैं। वो कुछ ठोस प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं जिनसे हम सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकें और जो फायदे हैं उनका लाभ उठा सकें। अच्छा, तो क्या है वो तरीके? पहला सुझाव जो स्रोतों में दिखता है वो है डिजिटल सीमाएं तय करना। जैसे एक उदाहरण दिया है, रात को सोने से कम 1 घंटा पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद 1 घंटे तक कोई स्क्रीन नहीं, खासकर फोन। क्या ये काम करता है? स्रोत कहते हैं हाँ, इसका काफी पॉजिटिव असर हो सकता है। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाने से आंखों को आराम मिलता है, दिमाग को शांत होने का टाइम मिलता है। इससे मेलेटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए जरूरी है वो सही से बनता है और नींद की क्वालिटी सुधरती है। अच्छा। और इसी तरह सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय अगर दिन की शुरुआत शांति से करें तो पूरे दिन के लिए एक बेहतर माहौल बन सकता है। दूसरा तरीका जो स्रोत बताते हैं वो है ऐप लिमिट्स का इस्तेमाल करना। आजकल फोन्स में वो स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग जैसे फीचर्स होते हैं ना? हाँ, होते हैं। क्या वो वाकई काम आते हैं? ये टूल्स काफी मददगार हो सकते हैं अगर हम अनुशासन से इस्तेमाल करें। स्रोत सलाह देते हैं कि हम हर सोशल मीडिया ऐप के लिए एक डेली टाइम लिमिट सेट कर दें। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम के लिए दिन में 30 मिनट, यूट्यूब के लिए 45 मिनट। जब वो टाइम पूरा हो जाए
तो या तो ऐप बंद हो जाए या हमें एक अलर्ट मिले। हाँ, वो वार्निंग आती है। बिल्कुल, ये हमें जागरूक करता है कि हमने कितना टाइम लगा दिया और हमें रुकने में मदद करता है। कुछ ऐप ब्लॉकर्स भी आते हैं जो और सख्ती से काम करते हैं। तीसरा सुझाव है नोटिफिकेशंस बंद करना। मुझे लगता है ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, अपडेटेड रहने की आदत जो है। हाँ, मुश्किल लग सकता है, पर स्रोत इसे ध्यान भटकने से रोकने का एक बहुत असरदार तरीका मानते हैं। हर थोड़ी देर में वो जो टिंग की आवाज़ आती है या वाइब्रेशन होता है, वो हमारे फोकस को तोड़ता है और हमें बार बार फ़ोन उठाने पर मजबूर करता है, चाहे वो नोटिफिकेशन ज़रूरी हो भी ना। हाँ, ये तो है। तो सुझाव यह है कि सिर्फ उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखें जो वाकई ज़रूरी हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, मैसेज, शायद कैलेंडर रिमाइंडर। बाकी सब सोशल मीडिया, शॉपिंग, गेम्स, सबके नोटिफिकेशंस बंद कर देने से दिमाग को काफ़ी शांति मिल सकती है। चौथा तरीका है ऑफलाइन शौक वापस लाना या नए शौक पालना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर टाइम कहाँ है आजकल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा। जब हमारी जिंदगी में स्क्रीन के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग करने को होता है ना, तो ऑनलाइन जाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। वो चाहे कोई किताब पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, गार्डनिंग हो, कोई खेल खेलना हो, ये बस थोड़ी देर ध्यान करना हो। अच्छा, ये एक्टिविटीज न सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करती हैं, बल्कि हमें असल दुनिया से जोड़ती हैं और मानसिक सुकून भी देती हैं। पांचवा सुझाव थोड़ा अलग सा है, सोशल मीडिया फास्ट रखना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम सेहत के लिए कभी कभार खाने का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, हाँ। वैसे ही मानसिक सेहत के लिए सोशल मीडिया का उपवास। स्रोत सुझाते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन तय कर सकते हैं, मान लीजिए संडे, जिसे हम नो सोशल मीडिया डे की तरह रखें। उस दिन जानबूझकर इन ऐप से दूर रहें, अपना टाइम परिवार के साथ बिताएं, दोस्तों से मिलें, बाहर जाएं या अपने ऑफलाइन शौक पूरे करें। ये एक रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। इंटरेस्टिंग आइडिया है। और आखिरी छठा तरीका, सोच समझकर इस्तेमाल, माइंडफुल कंजम्पशन। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि जब हम सोशल मीडिया यूज कर ही रहे हैं, तो बस बिना सोचे समझे अंतहीन स्क्रॉलिंग ना करें, एक मकसद के साथ करें। खुद से पूछें, मैं अभी ये ऐप क्यों खोल रहा हूं? क्या मैं कुछ सीखना चाहता हूं, किसी से जोड़ना है, या सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए टाइम पास कर रहा हूं? स्रोत सलाह देते हैं कि हम किसे फॉलो करते हैं, उसे भी ध्यान से चुनें। क्या वो हमें इंस्पायर करते हैं, कुछ सिखाते हैं, या हमें नेगेटिव फील कराते हैं? सोच समझकर कंटेंट कंज्यूम करना और उस पर कितना टाइम लगा रहे हैं, इसके प्रति जागरूक रहना, यही माइंडफुल कंजम्पशन है। तो ये 6 तरीके, सीमाएं बनाना, ऐप लिमिट्स, नोटिफिकेशंस बंद करना, ऑफलाइन शौक, सोशल मीडिया फास्ट और माइंडफुल कंजम्पशन, सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि इन तरीकों का मकसद सिर्फ स्क्रीन पर बिताए घंटों को गिनना या कम करना नहीं है। अच्छा। इनका असली उद्देश्य कहीं ज्यादा गहरा है। ये तरीके दरअसल हमारे दिमाग को फिर से ट्रेन करने में मदद करते हैं, उसे लगातार बाहरी उत्तेजनाओं और तुरंत मिलने वाले इनामों पर निर्भर रहने की आदत से बाहर निकालते हैं। साथ ही ये हमें अपनी असल दुनिया, हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, हमारी अपनी भावनाएं, हमारी रुचियां, इनके साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का मौका देते हैं। आप इसे एक तरह की डिजिटल डाइट या डिजिटल पोषण की तरह समझ सकते हैं। डिजिटल डाइट? हाँ, ये अच्छा फ्रेज है। जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस और पौष्टिक खाना चाहिए, वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम डिजिटल दुनिया से मिलने वाली जानकारी और उत्तेजना को बैलेंस तरीके से और सोच समझ कर लें। ये हमें टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने के बजाय उसका सोच समझकर इस्तेमाल करने वाला मालिक बनने में मदद करता है। ये असल में कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को देखें, तो ऐसा लगता है कि उनका जो मूल संदेश है वो ये नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है या उसे दुश्मन मान लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जुड़ने का, सीखने का, मनोरंजन का, यहाँ तक कि सामाजिक बदलाव लाने का भी एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि जिंदगी में लगभग हर चीज के साथ होता है, किसी भी चीज की अधिकता वो नुकसानदेह हो सकती है। सही कहा। प्रॉब्लम शायद सोशल मीडिया में उतनी नहीं है जितनी उसके हद से ज्यादा बिना कंट्रोल के और बिना सोचे समझे इस्तेमाल में है। वो जो खाने वाली मिसाल दी थी ना स्रोतों में, हाँ, डाइट वाली, वो काफी सही बैठती है। हमें ये देखना होगा कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और उसका हम पर क्या असर हो रहा है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें,
तो अपने डिजिटल इस्तेमाल पर कंट्रोल पाना सिर्फ कुछ घंटे बचाने या नोटिफिकेशंस बंद करने से कहीं ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि ये असल में अपनी भावनाओं को, अपने फोकस करने की क्षमता को और अपनी खुशी की भावना को फिर से अपने कंट्रोल में लेने का एक तरीका है। जब हम लगातार बाहरी दुनिया से वैलिडेशन या उत्तेजना नहीं ढूंढ रहे होते, तो हम अपने अंदर के अनुभवों पर, अपनी जरूरतों पर और असल जिंदगी के रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक पर्सनल आदत बदलने की बात नहीं है। स्रोत हमें ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को कितनी गहराई से समझते हैं। ये समझना कि ये पावरफुल टूल्स हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को, हमारे सोशल बिहेवियर को कैसे बदल रहे हैं। और फिर इस समझ के आधार पर हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम इन टूल्स का इस्तेमाल सचेत रूप से अपने और समाज के भले के लिए कैसे करना चाहते हैं। ये एक तरह की डिजिटल लिटरेसी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने जैसा है। तो ये थी सोशल मीडिया के इस्तेमाल, उसके असर और उससे निपटने के तरीकों पर एक काफ़ी गहरी नज़र, जो उन स्रोतों पर आधारित थी जिन्हें हमने देखा। हमने समझा कि कैसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल एक लत बन सकता है, जिसके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद की प्रॉब्लम और फोकस में कमी जैसे नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। हमने रोहन की कहानी और रिसर्च के ज़रिए इसका असर देखा। हाँ। और फिर हमने उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात की जिनसे एक हेल्दी डिजिटल डाइट अपनाई जा सकती है। यहाँ एक सवाल मन में आता है इन स्रोतों को पढ़ने के बाद। बताइए। अभी तक हमने जो बात की वो ज्यादातर इंडिविजुअल लेवल पर जिम्मेदारी लेने की थी, डिटॉक्स करना, इस्तेमाल कम करना वगैरह। लेकिन क्या ये सोचने की बात नहीं है कि पर्सनल कोशिशों के साथ साथ एक समाज के तौर पर टेक्नोलॉजी, खासकर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? अच्छा पॉइंट है। क्या माइंडफुल कंजम्पशन यानी सोच समझकर इस्तेमाल करना सिर्फ हमारी यूजर की जिम्मेदारी है, या फिर इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाली कंपनियों की भी इसमें कोई नैतिक भूमिका होनी चाहिए? हाँ, कि वो अपने डिजाइन्स ऐसे बनाए। बिल्कुल, कि वो डिजाइन्स ऐसे बनाएं जो लत लगने या मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालने के बजाय यूजर की भलाई को प्रायोरिटाइज करें। ये एक बड़ा सवाल है। वाकई इस पर शायद हमें आगे और सोचने और बात करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। ये थी आज की हमारी हेल्थ सोच। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हों और यूजफुल लगी हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए आप किन हेल्थ टॉपिक्स पर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं, और आज की वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम सब मिलकर एक हेल्दी और अवेयर कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं हूं रिया और आप देख रहे थे हेल्थ सोच। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखिए, हेल्थ सोच, हर सोच में हेल्थ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र।